खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जीत पे अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, इस हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि की 2023 एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसका तैयारी करते हैं। और आज का विषय है भाषा से संबंधित मध्यकालीन आर्य भाषा। इससे पहले जो वीडियो थी वो हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पर देखे थे। आज हम सब देखने वाले हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। आज हम सभी का विषय है मध्यकालीन आर्य भाषा। इस वीडियो से पूर्व हम लोग देखे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और आज हम देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा का पहला पाली, जिसका दूसरा नाम है प्रथम प्राकृत। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होता है। क्या होता है दोस्तों? बुद्ध वचन। पारक्तिति बुद्ध वचनम पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। सबसे पहले किसमें हुआ? त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ था। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई। पाली में ही कौन सी भाषा में त्रिपिटक, कौन सी रचना में हुई? त्रिपिटक में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। कौन गए लंका के साथ? कुमार महेंद्र। वहां नरेश वाग्गामनी ईसा पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिबद्ध हुआ, मतलब उसमें बन गया, मतलब बना हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो अंडरलाइन किया हुआ बहुत ही उपयोगी है। पाली जो है प्रथम देश भाषा है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। कितने निकाय आते हैं? 5। दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। निकाय में 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतवुतक, सुत्तनिपात, निपान वस्तु, पेतवस्तु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निदेश, पट्टिसंहितामग, आपादान, बुद्धवंश एवं चर्या पिटक। इसी और ये जो सिद्ध पिटक है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। पिटक के बाद आता है विनय पिटक। इस पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। कहने का मतलब है यहाँ पर बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो नियम बनाया था वो विनय पिटक में दिया था। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ है: महावंश, चुगलवंश, पंचतीय, पराजिक, परिवार। अभिधम पिटक में चित्त, अब तीसरा जो आता है वो है अभिधम पिटक, जिसमें चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपनिदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम पिटक का विकास हुआ। अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगणी, विहंग, धातुकथा, पुगलंग पंचती, कथावथु, यमक, पठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अटकथा साहित्य, मिलिंदों, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से, मतलब पालन करने से पता चलता है या पढ़ने से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों में तक विस्तार था। अटकथा, यहाँ से यूजी सेट निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। अटकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। अटकथा किसकी है? बुद्धघोष की। ये बहुत उपयोगी है। दूसरा बिंदु है बुद्धघोष कृत विशुद्ध मग। विशुद्ध मग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। एग्जाम में इसका नाम पूछा जा सकता है कि विशुद्ध मग किसकी रचना है, तो ये जो है ना बुद्धघोष की रचना है। पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? जो निम्नलिखित हैं: कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण तथा सदगति व्याकरण। कच्चायन व्याकरण 7वीं शताब्दी के रचयिता महाकात्यायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह स्वप्राचीन का पाली व्याकरण है। ये बहुत उपयोगी है। इसका समय, इसका
रचनाकार और इसका भाषा। आगे है कच्चायन व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कव भी कहा जाता है, ये भी बहुत उपयोगी है। इसका दूसरा नाम क्या है? सुसंधि कव। कच्चायन व्याकरण में 4 कव, संधि कव, नाम कव, आख्यान कव तथा किकिधान कव। इसमें 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्र हैं। ये बहुत उपयोगी, ध्यान में रखने योग्य है। इसमें 23 परिच्छेद और 675 सूत्र हैं। अगला है जो मोगलान व्याकरण के रचयिता कौन है? मोगलान है। कौन है? मोगलान। इन्होंने ही इस पर ही वृत्ति और पंचिका लिखी। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थुपाराम विहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन यूजीसी में पूछ सकता है कि मोगलान की व्याकरण में कितने सूत्र हैं और कच्चायन व्याकरण के कितने सूत्र हैं। आगे है सदनीति व्याकरण। इसका समय रहता है 1154 ईस्वी के रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। क्या थे? बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। इसमें कितने व्याकरण की जो समय है वो है 1154। ये अंग पंडित तृतीय भी कहलाते हैं, अंग पंडित तृतीय कहलाते हैं। सदनीति व्याकरण 3 भाग हैं, पदमाला, धातुमाला और सुतमाला। इसमें 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है, मतलब बंधा हुआ। कितना में? 27 अध्याय और 1391 सूत्रों में निबद्ध है। विभिन्न विद्वान द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति इस वीडियो में ही देखने वाले हैं कि पाली के शब्द का व्युत्पत्ति कौन सा विद्वान कहाँ से किस किस रूप में मानते हैं। आगे जो इसमें इस पाली की जो परिभाषा और व्युत्पत्ति मानी है वो इस प्रकार हैं। आचार्य विदुषेकर, इनका है पंक्ति, पति, पट्टी, पल्ली, पाली। मैक्स मुलर का है पाटलिपुत्र या पाडली। भिक्षु जगदीश कश्यप का है पर्याय, पालियाय, पालियाय, पाली। भंडारकर व वारकर नागल का है प्राकृत, पाकट, पाउल, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ का है पाठ, पठ, पाठी, पाली। कौशाम्बी का पाल, पाली। कौन है? पाल, पाली। उदयनारायण तिवारी का पा जोड़निया जोड़ली, मतलब पाली। ये यूजीसी एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर पूछ सकता है कि ये विद्वान पाली की कौन सी पंक्ति सही रूप से दिया है। के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित है। विद्वान पाली भाषा प्रदेश श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स ने माना है मगध से। वेस्टगार्ड और स्टेनकोनो ने माना है उज्जैनी या विंध्य प्रदेश से। ग्रियसन और राहुल है मगध से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रियसन और राहुल ने कहाँ से माना है? मगध से। ऑडवेड वर्ग का है कलिंग से। रिच देवीगढ़ है कौशल से। सुनीति कुमार चटर्जी मध्य देश की बोली, बहुत उपयोगी है। सुनीति कुमार चटर्जी कहाँ से मानी है? मध्य देश की बोली। देवेंद्र नाथ शर्मा का है मथुरा के आसपास का भूभाग। कौन माने हैं? देवेंद्र नाथ शर्मा मथुरा के आसपास का भूभाग से माने हैं। उदय नारायण तिवारी माने हैं मध्य देश की बोली। कहाँ से? मध्य देश की बोली उदय नारायण तिवारी ने माना है। सर्वमति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य देश ही बोली को स्वीकार किया है, मतलब जो अधिक वोट मिला है वो मध्य देश की भाषा को स्वीकार किया है। पाली की वर्ण संघटना या ध्वनियाँ। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चायन के अनुसार कितनी ध्वनियाँ हैं? 41, 41 है। तथा मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ हैं। कितनी? 43। किनके अनुसार? मोगलान के अनुसार। और कच्चायन के अनुसार 41। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। स्वर में आते, हर स्वर में आते हैं अ, ई, उ, ए, ओ। और दीर्घ, दीर्घ मतलब जैसे होता है बड़ा, जिसमें आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, मूर्धन्या में त, थ, द, ध, दंतना। प वर्ग में प, ब, भ, म। 29 र, ल, व, स, ह, ण, अ। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, बहुत उपयोगी है। पहला में दिया है अनुस्वार अंग। पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। पाली में क्या है? स्वतंत्र है, फ्रीडम, जिससे
पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। कौन क्या नाम दिया है? निगहित, बिंदु निगहित। दूसरा है टर्नर के अनुसार पाली में वैदिक की भांति संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वरघात थी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वरघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वरघात को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कोटेशन में दे सकता है कि कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। अगला है पाली में 3 लिंग होते हैं, 3 वाच्य होते हैं तथा 2 वचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता है। पाली हलंत रहित होता है, जिसमें पाली जो ना हलंत नहीं रहता है। 6 कारक हैं, 8 लकार हैं, 4 काल, 4 भाव तथा 8 गण युक्त होते हैं। प्रथम प्राकृत, जिसको पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी कहा जाता है या आता है। कौन सा आता है? अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई। दूसरा है प्राकृत, जिसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित है, जो निम्न है। पहला, प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है, मतलब लोगों में ज्यादा प्रचलित थी। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए, मतलब प्रवचन या फिर बोलते हुए लिखा है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। क्या है? पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्राकृते आगंतम प्राकृतम। नमी साधु ने काव्य अलंकार की टीका में लिखा है। काव्य अलंकार किनकी? नमी साधु की। प्राकृते सकल जगतुतानम व्याकरणादि मीर्नाहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्राकृते प्रकृते तत्र भव सेवा व प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सज्जन सहज वचन व्यापार को प्राकृत कहते हैं। ये कथन किसका था? नमी साधु का। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पतिराज ने गौड़ बाहों में लिखा है, यह भी बहुत उपयोगी है। वाक्पतिराज ने गौड़ बाहों की रचना की है। उनका कोटेशन है, शैलो इयम वयम विसंति एतो या ऋणी वयावो एति समुद्रम चीन ऋणते सरियाओ चिय जलाई। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषा प्राकृत में ही प्रवेश करती है और प्राकृत से ही निकलती है। अगला है प्राकृत की व्युत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, वो कहता है कि जो प्राकृत की उत्पत्ति कहाँ से? संस्कृत से भी है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृत संस्कृतम तत्र भवा तत्र आगंतवा प्राकृतिम, अर्थात प्रकृति या मूल में इसका जो है, जो संस्कृत से आगत है, मतलब आया हुआ है, वह प्राकृत हेमचंद्र है। प्राकृत संस्कृतम दूसरा में दिया है, प्राकृतम संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत समुचित, अर्थात प्राकृत या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृतम सर्वस्व मार्कंडे का कथन है। तीसरा जो दिया है वो है वासुदेव का। कहते हैं कि प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृते योनि, अर्थात प्राकृत की जननी कौन है? संस्कृत है। चौथा बिंदु दे प्रकृति संस्कृतियास्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात प्राकृत की विकृति प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका लक्ष्मीधर का। अगला है सिंह देव मणि का, प्रकृति संस्कृतात आगंतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। अब प्राय सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। तो हम भी कह सकते हैं कि जो प्राकृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। ये बहुत ही उपयोगी है। प्राकृत भाषाओं का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र किनकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की है, जो अंग्र अंकित है, बहुत उपयोगी है। मुख्य प्राकृत में आते हैं मागधी, अवंतीजा, प्राच्य, सुरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दाक्षिणात्य। और गौण विभाषा में आते हैं साबरी, आभरी, चंडाली, सचरी, द्राविड़ी, अद्रजा, वनचरी।
प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी आता है। प्राकृत व्याकरण में सबसे पहले किनका नाम आता है? वररुचि का आता है, जिसका समय 7वीं शताब्दी रहता है। बहुत उपयोगी है। इनके व्याकरण का नाम क्या है? प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 परिच्छेद है। प्राकृत प्रकाश किनकी रचना है? वररुचि की। वररुचि के समय क्या रहता है? 7वीं शताब्दी। इसमें कितने परिच्छेद हैं? 12। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए जो निम्नांकित हैं। कितने? 4 भेद बताए जो निम्नांकित हैं। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौसेनी। बहुत उपयोगी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा भेद नहीं है। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौसेनी। म से 2 है, महाराष्ट्री और मागधी। पैशाची है और शौसेनी है। अगला है, हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की जो निम्न है। प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की जो है, जो निम्न है। कौन है? आरसी, चुलिका, पिशाची और अपभ्रंश। आरसी है, चुलिका, पिशाची और अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। बहुत उपयोगी है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रवश्रय काव्य की भी रचना की है। ये तो एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक द्रवश्रव काव्य के समान की रचना है तो हेमचंद्र होगा। हेमचंद्र की चुलिका पिशाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा। देखिए बहुत उपयोगी यहाँ पर है। जो दंडी है वो भूत भाषा किसको कहते हैं? चुलिका पिशाची को भूत भाषा कहते हैं। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र, वहां पर बहुत इज्जत दिया जाता है। डॉक्टर हर्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। देखिए हर्नले यहाँ भी कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो अर्थ है वो महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपुताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। कौन कौन आते हैं? राजपुताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रेसन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति माने। कौन कौन माने? जॉर्ज ग्रेसन और जूल ब्लॉक। भरतमुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही प्रयोग किया है या उपयोग किया है। अवंती और वायक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में ही आते हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत शौसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य आदर्श में महाराष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। बहुत उपयोगी है। दंडी की कौन सी रचना है? काव्य आदर्श। उसमें जो उसकी महाराष्ट्री को ही सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा का बतलाया है। कथन है उनका, महाराष्ट्र श्रव्यम भाषण प्राकृतम विदु सागर सुक्तिरत्नानम सेतुबंधादि यनन्याम। महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित है। राजा हाल कृत गाथा सप्तशती। दूसरा है प्रवसेन कृत रावण वहो सेतुबंध। तीसरा है वकपति कृत गौडवध। चौथा है जयमलवध कृत वर्गीमणि। और हेमचंद्र कृत सुकुमार पालचंद। ये भी जितनी भी जिनकी रचनाएं थी वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे हम सभी शौसेनी अपभ्रंश के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।